मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और ये है एजेंट स्टैक डेली। एनवीडिया का नेमोट्रॉन 3.5 लाइटनिंग ओपन राउटर पर आ गया है, जिसमें 30 अरब पैरामीटर के मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल से 3 अरब सक्रिय पैरामीटर हैं। नेटवर्क का केवल एक हिस्सा प्रत्येक टोकन को संभालता है, जो हाई थ्रूपुट को लक्षित करता है बिना हर बार पूरे नेटवर्क को सक्रिय किए। यह एक बार में 262 टोकन भी स्वीकार करता है, इसलिए लंबे एजेंट इतिहास और बड़े दस्तावेज संग्रहों को काफी अधिक जगह मिलती है। और विशेषज्ञ मॉडल उन उत्पादों में बदल रहे हैं जहां लोग पहले से काम करते हैं। सुरक्षा टीमें Amazon बेडरॉक के माध्यम से ओपनएआई के डेब्रेक मॉडल तक पहुंच सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नया कोपायलट मॉडल कोड के अलावा स्क्रीनशॉट की व्याख्या भी कर सकता है। वीडियो क्रिएटर्स एनवीडिया हार्डवेयर पर ओपन वेट्स के साथ छोटे मल्टी-शॉट क्लिप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक असली बदलाव है। ये मॉडल सिर्फ डेमो नहीं है जो गंतव्य की तलाश में हैं। आज आप ChatGPT में विज्ञापनों के आने के बारे में सुनेंगे, ज़ैपियर और वर्जिन अटलांटिक के ChatGPT वर्क का उपयोग करने के बारे में, मिस्ट्रल के यूरोपियन सॉवरेन एआई स्टैक को इकट्ठा करने के बारे में, और गूगल के मेडिकल रिसर्च सिस्टम को लाइव वीडियो परामर्श में ले जाने के बारे में। साथ ही गिटहब का सितंबर मॉडल कट ऑफ 3 व्यस्त ओपन सोर्स एजेंट प्रोजेक्ट मिनीमैक्स H3 का ऑडियो विजुअल पाइपलाइन और KRX का रेडियोलॉजी मॉडल को केवल अधिक प्रवाहमान बनाने के बजाय अधिक नैदानिक रूप से उपयोगी बनाने का प्रयास। एनवीडिया ने नेमोट्रॉन 3.5 लाइटनिंग को ओपन राउटर पर एक ओपन मॉडल के रूप में सूचीबद्ध किया है, जो हाई थ्रूपुट एजेंट वर्क और विशेष कार्यों के लिए है। यह मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स डिजाइन का उपयोग करता है। पूरा नेटवर्क 30 अरब पैरामीटर रखता है, लेकिन किसी दिए गए टोकन के लिए केवल 3 अरब सक्रिय हैं। सादे भाषा में, प्रॉम्प्ट का प्रत्येक टुकड़ा हर बार पूरे नेटवर्क को सक्रिय करने के बजाय विशेषज्ञ घटकों के एक छोटे चयन से गुजरता है। यह सीखी गई क्षमताओं की एक व्यापक पूल बनाए रखते हुए प्रतिक्रिया कंप्यूटिंग लागत को कम कर सकता है। ओपन राउटर 262 टोकन संदर्भ विंडो सूचीबद्ध करता है, जो महत्वपूर्ण रिपोजिटरी, लंबे ग्राहक इतिहास, रिपोर्ट संग्रह या विस्तारित एजेंट सत्रों के लिए पर्याप्त क्षमता है। एनवीडिया लाइटनिंग को सबसे बड़े संभव रीजनिंग मॉडल के रूप में नहीं बेच रहा है। यह उन वर्कलोड के लिए एक छोटा सक्रिय फुटप्रिंट बेच रहा है जहां वॉल्यूम, विलंबता और लागत मायने रखती है। बार-बार वर्गीकरण, पुनर्प्राप्ति, सारांश, टूल चयन और एजेंट द्वारा अंतिम उत्तर देने से पहले के कई मध्यवर्ती चरण, जो कि बड़ा संदर्भ मतलब बड़ी बुद्धिमत्ता के दावे से कहीं अधिक उपयोगी है। एक एजेंट को प्रीमियम मॉडल दरों पर हर कदम भुगतान किए बिना सपोर्ट रिकॉर्ड को सारांशित करने, दस्तावेजों को छंटने, निर्देशों को संरक्षित करने या बार बार टूल को कॉल करने की आवश्यकता हो सकती है। लाइटनिंग का 3 अरब सक्रिय 30 अरब कुल विभाजन उस क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन मैं विशेष विवरणों को प्रमाण के रूप में नहीं खरीदता कि यह हर लंबे सत्र को अच्छी तरह संभालेगा। एक मॉडल 262,000 टोकन स्वीकार कर सकता है और फिर भी इनपुट में गहराई में एक योग्यता को अनदेखा कर सकता है, और विशेषज्ञ रूटिंग तभी मदद करती है जब यह कार्य बदलने पर सही घटकों को चुनना जारी रखता है। ओपन राउटर एपीआई के माध्यम से मॉडल तक पहुंचना आसान बनाता है, जबकि ओपन मॉडल फ्रेमिंग अन्य परिनियोजन विकल्पों के लिए जगह छोड़ता है। निर्णायक साक्ष्य वास्तविक एजेंट कार्य से आएगा, जिसमें पुनर्प्राप्ति, निर्देश बदलना, लंबे इतिहास और बार-बार टूल उपयोग शामिल हो। अगर लाइटनिंग वहां टिकता है तो यह सस्ता वर्कर बन सकता है जो नियमित चरणों को संभालता है, जबकि बड़े मॉडल सबसे कठिन निर्णय लेते हैं। श्रम विभाजन वह जगह है जहां मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स दक्षता वास्तव में दिलचस्प हो जाती है।
एनवीडिया अगस्त भर में लोकल एआई की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ कुछ विशिष्ट लॉन्च हुआ है या यह इकोसिस्टम मार्केटिंग बहुत उत्साही जैकेट पहन रही है? यह ज्यादातर एक राउंड अप और दिशा का बयान है। एनवीडिया की 11 अगस्त की पोस्ट अपने नवीनतम ओपन मॉडल्स की ओर इशारा करती है, जिसमें नेमोट्रॉन के आसपास का काम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, पार्टनर्स और लोकल एजेंट्स बनाने वाले समुदाय शामिल हैं। स्रोत खुद एक नया मॉडल वर्जन, एपीआई या चेंजलॉग के साथ टूल का ऐलान नहीं करता। इसके बजाय यह इकोसिस्टम को एक बैनर के नीचे समूहित करता है और तर्क देता है कि सक्षम एआई तेजी से उन हार्डवेयर पर चल सकता है जो उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित हो, न कि केवल होस्टेड सर्विस के माध्यम से। इसका मतलब हो सकता है कि उत्साही लोग प्राइवेट असिस्टेंट्स बना रहे हैं, डेवलपर्स ओपन मॉडल्स में संशोधन कर रहे हैं, या संगठन संवेदनशील डेटा को अपनी मशीनों के करीब रख रहे हैं। ठोस रिलीज लिंक्ड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और बाद की पोस्ट में है, इस ओवरव्यू में नहीं। तो नहीं, कॉन्फेटी के पीछे कोई रहस्यमय प्रोडक्ट छिपा नहीं है। यह ठीक है और यह अंतर मायने रखता है। लोकल एजेंट्स का व्यावहारिक रूप से बनना रोमांचक होगा। सबूत कैंपेन के नीचे के मॉडल्स, रनटाइम्स और एप्लीकेशंस से आना होगा। नेमोट्रॉन लाइटनिंग संदेश को एक ठोस लंगर देता है क्योंकि यह ओपन डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे एक्टिव फुटप्रिंट के साथ जोड़ता है। वीडियो मॉडल जिस पर हम बाद में आएंगे एक और देता है, हालांकि वह बहुत अलग वर्कलोड है। एनवीडिया को तब फायदा होता है जब अधिक एआई एनवीडिया हार्डवेयर पर चलता है, इसलिए यह निष्पक्ष पर्यवेक्षक बिल्कुल नहीं है। फिर भी समन्वित पुश स्कैटर्ड काम को खोजना आसान बना सकती है। उपयोगी विकास उन बढ़ते प्रोजेक्ट्स की संख्या है जो वेट्स, डेटा और एग्जीक्यूशन को लोगों की मशीनों के करीब रखते हैं। इससे प्राइवेसी, कस्टमाइजेशन, ऑफलाइन ऑपरेशन और सिंगल होस्टेड इंटरफेस से स्वतंत्रता का समर्थन हो सकता है, हालांकि इनमें से कोई भी लाभ स्वचालित रूप से नहीं आता। अगस्त का राउंडअप दिखाता है कि एनवीडिया बाजार को कहां ले जाना चाहता है। डाउनस्ट्रीम सॉफ्टवेयर दिखाएगा कि लोकल एजेंट्स को संचालित करना आसान होता है या प्रभावशाली हिस्सों के संग्रह के रूप में रहते हैं। ओपनएआई के डेब्रेक साइबर सिक्योरिटी मॉडल्स अब अमेज़न बेडरॉक के माध्यम से उपलब्ध हैं। AWS ग्राहक ओपनएआई की सिक्योरिटी फोकस्ड क्षमताओं तक उस मैनेज्ड मॉडल कैटलॉग के अंदर पहुंच सकते हैं, जिसका वे अन्य एआई वर्कलोड्स के लिए पहले से उपयोग कर रहे हैं। बेडरॉक पर मानकीकृत सुरक्षा संगठन को डेब्रेक तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से अलग मॉडल प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी। यह घोषणा बेडरॉक को ओपनएआई की अपनी सेवाओं के साथ साथ ओपनएआई के साइबर सिक्योरिटी कार्य के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के रूप में भी स्थापित करती है। यह एक सार्थक व्यावसायिक कदम है। बेडरॉक पहले से ही प्रतिस्पर्धी प्रदाताओं को एक मैनेज्ड एनवायरनमेंट में रखता है और ओपनएआई स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी कैपेबिलिटी उस शेल्फ पर रख रहा है। दर्शक एक एंटरप्राइज सिक्योरिटी टीम है जो एग्जिस्टिंग AWS एस्टेट में पर्पस बिल्ट मॉडल ला रहा है। कंसोलिडेटेड एक्सेस उस समय मायने रखता है जब क्लाउड एग्रीमेंट्स, आइडेंटिटी सिस्टम्स, प्रोक्योरमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स पहले से ही एक प्रदाता के माध्यम से चलते हैं। उपलब्धता अडॉप्शन स्थापित नहीं करती। घोषणा कोई यूसेज नंबर्स, विस्तृत प्राइसिंग या जिमेसिन कस्टमर आउटकम्स प्रदान नहीं करती। इसका गलत मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड ऑफेंसिव एक्सेस के रूप में भी नहीं लगाया जाना चाहिए। डेब्रेक रेड ऑथराइज्ड रिसर्च और टेस्टिंग के आसपास बनाया गया है। एक प्रमुख क्लाउड कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूशन बदलती है। यह किसी विशिष्ट सुरक्षा वातावरण में प्रभावशीलता साबित नहीं करती। बेडरॉक मॉडल एक्सेस के आसपास आइडेंटिटी, लॉगिंग और प्रोक्योरमेंट को सरल बना सकती है,
लेकिन प्रत्येक ग्राहक को अभी भी मूल्यांकन करना होगा कि संवेदनशील फाइंडिंग्स उसके वर्कफ्लो के माध्यम से कैसे आगे बढ़ती हैं और ह्यूमन रिव्यू कहाँ बिलोंग्स करता है। Amazon को डिफरेंशिएटेड सिक्योरिटी मॉडल्स मिलती हैं, जबकि OpenAI को उन एंटरप्राइजेस की निकटता मिलती है जो शायद दूसरा स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म नहीं चाहते। फायदा संगठनात्मक और तकनीकी दोनों हो सकता है। स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी फैमिलियर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रवेश करती है। अब रियल डिप्लॉयमेंट्स को दिखाना होगा कि कार्य टीमें डेब्रेक को क्या काम सौंपती हैं और क्या यह इन्वेस्टिगेशंस को छोटा करती है बिना नए ब्लाइंड स्पॉट्स बनाए। कैटलॉग लिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत है। यह सबूत नहीं कि सिक्योरिटी टीम ने मॉडल को इंसिडेंट रिस्पॉन्स या वल्नरेबिलिटी ट्रियाज में इंटीग्रेट किया है। ओपनएआई ने 10 अगस्त को डेब्रेक रेड के माध्यम से GPT 5.6 साइबर जारी किया, जो ऑथराइज्ड वल्नरेबिलिटी रिसर्च, एक्सप्लॉइट वैलिडेशन और सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए एक कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोग्राम है। यह सामान्य चैट जीपीटी पिकर में कोई सामान्य मॉडल नहीं है। ओपनएआई ने इसे ऑडियंस और पर्पस के अनुसार अलग किया है क्योंकि यह काम डिफेंडर्स की मदद कर सकता है, लेकिन इसमें स्पष्ट मिसयूज चिंताएं भी हैं। मुझे खुशी है कि यह सीमा क्षमता के दावे के बजाय उत्पाद विवरण में दिखाई देती है। बेहतर भेद्यता तर्क रक्षात्मक कार्य को छोटा कर सकता है, लेकिन वही कौशल हमलावर की मदद भी कर सकता है। डेब्रेक रेड ओपनएआई को एक परिभाषित दर्शक वर्ग और स्पष्ट उद्देश्य देता है। नियंत्रित मार्ग स्वीकार करता है कि उपयोगी सुरक्षा कार्य के लिए कभी-कभी सामान्य सुरक्षा प्रणालियों से बचे जाने वाले व्यवहार पर चर्चा करना आवश्यक होता है। इस घोषणा में स्वतंत्र बेंचमार्क, ग्राहक परिणाम या मॉडल की स्थापित सुरक्षा उपकरणों से तुलना करने के लिए पर्याप्त विवरण शामिल नहीं है। एक्सप्लॉइट सत्यापन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की जांच से लेकर अलगाव में व्यवहार की जांच तक हो सकता है। सत्यापित दायरा अधिकृत गतिविधि है और एक विशेषज्ञ भाषा मॉडल स्कैनर, डिबगर, सैंडबॉक्स या मानव निर्णय की जगह नहीं लेता। वे उपकरण अवलोकनीय साक्ष्य उत्पन्न करते हैं। मॉडल उस साक्ष्य को जोड़ने, परिकल्पनाएं प्रस्तावित करने या कोड पथ समझाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके निष्कर्षों को अभी भी नियंत्रित प्रणालियों के भीतर पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। फिर भी यह रिलीज बताती है कि एक फ्रंटियर प्रदाता जोखिम भरी क्षमता को कैसे पैकेज करता है, एक गेटेड मार्ग के पीछे एक विशेषज्ञ मॉडल। सवाल यह है कि क्या वैध शोधकर्ता इसे कोड, सिस्टम व्यवहार और अधूरे साक्ष्य में वास्तव में बेहतर पाते हैं। कठोर नियंत्रण दुरुपयोग को कम कर सकते हैं, लेकिन छोटे शोधकर्ताओं को भी बाहर कर सकते हैं। डेब्रेक रेड को गंभीर रक्षात्मक कार्य का समर्थन करना होगा, बिना या तो एक गंभीर समस्या बनने या सीमित पहुंच वाले उत्पाद बनने के। इसके आवेदन नियम, समीक्षा गति और स्वतंत्र शोधकर्ताओं के साथ व्यवहार मॉडल की कच्ची क्षमता जितना ही मायने रखेंगे। ओपनएआई ने चैट जीपीटी के अंदर विज्ञापनों का परीक्षण शुरू किया है, यह कहते हुए कि प्रायोजित सामग्री निःशुल्क पहुंच बनाए रखने में मदद कर सकती है। कंपनी 4 प्रतिबद्धताएं करती है। विज्ञापन स्पष्ट रूप से चिह्नित होंगे, भुगतान किया गया स्थानन उत्पन्न उत्तरों को प्रभावित नहीं करेगा, गोपनीयता सुरक्षाएं लागू होंगी और उपयोगकर्ताओं के पास अपने विज्ञापन अनुभव पर नियंत्रण होगा। यह परीक्षण उपभोक्ता चैट जीपीटी से संबंधित है, तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एपीआई से नहीं। तो चैट जीपीटी का उपयोग करने वाले लोग तुरंत बदलाव देख सकते हैं। डेवलपर्स को अचानक एपीआई प्रतिक्रियाओं के अंदर विज्ञापन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ओपनएआई ने पूर्ण प्रारूप, प्लेसमेंट नियम या रोलआउट समय सारिणी का खुलासा नहीं किया है, जो बदलाव के सबसे दृश्यमान हिस्से को वास्तविक अनुभव अनुत्तरित छोड़ देता है। यह भी खुला छोड़ता है कि क्या विज्ञापन वर्तमान बातचीत के विषय, व्यापक खाता संकेतों या अधिक सीमित संदर्भ प्रणाली का अनुसरण करते हैं।
और हाँ, जब तक मुझे वह प्लेसमेंट नहीं दिखता तब तक मैं संशयी हूँ। उत्तर की स्वतंत्रता का वादा करना आसान है और इसे स्पष्ट रूप से समझाना कठिन। एक खोज पृष्ठ एक विज्ञापन को चिह्नित बॉक्स में रख सकता है। एक संवादात्मक प्रणाली तरल उत्तर उत्पन्न करती है जिसे लोग व्यक्तिगत सलाह के रूप में ले सकते हैं। यदि प्रायोजित सामग्री किसी उत्पाद अनुशंसा के पास दिखाई देती है तो मॉडल ने यह सुझाया और किसी ने यहां होने के लिए भुगतान किया के बीच की रेखा अपरिवर्तनीय रहनी चाहिए। गोपनीयता समान जांच कीती है क्योंकि बातचीत से स्वास्थ्य चिंताएं, वित्तीय योजनाएं, यात्रा इरादे और खरीदारी की रुचि प्रकट हो सकती है इससे पहले कि कोई कुछ खरीदने का निर्णय ले। विज्ञापन निःशुल्क पहुंच को सब्सिडी दे सकते हैं जो एक वास्तविक लाभ है। वे उस उत्पाद के आसपास के विश्वास संबंध को भी बदलते हैं जिसका मूल्य लोगों पर निर्भर करता है जो मानते हैं कि एक उत्तर उनके लिए उत्पन्न हुआ था, किसी विज्ञापनदाता के लिए नहीं। स्पष्ट लेबल शुरुआती शर्त है, समाप्त प्रमाण नहीं। नियंत्रणों को संवेदनशील बातचीत शुरू होने से पहले समझने योग्य होना होगा। लक्ष्यीकरण पहले से हो जाने के बाद दबाया नहीं गया। ज़ैपियर पहले से ही सॉफ्टवेयर को जोड़ने के लिए पर्यायवाची है, तो इसकी मार्केटिंग टीम ने चैटजीपीटी वर्क को वास्तव में क्या दिया? ओपनएआई के 10 अगस्त के केस स्टडी में 3 कार्यों के नाम हैं। लीड फनल में ड्रॉप खोजना और कम करना, कैंपेन एसेट बनाना और रिपोर्टिंग को स्वचालित करना। यह उपकरण को विश्लेषण, सामग्री उत्पादन और आवर्ती माप के बजाय एक कॉपीराइटिंग भूमिका में रखता है। एक लीड फनल ट्रैक करता है कि संभावित ग्राहक प्रारंभिक रुचि से खरीद की ओर कैसे बढ़ते हैं, और ड्रॉप वह बिंदु है जहां उनमें से कई छोड़ देते हैं। चैटजीपीटी वर्क एक टीम को उस यात्रा की जांच करने, निष्कर्षों को कैंपेन सामग्री में बदलने और उसके बाद की रिपोर्टिंग को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। ओपनएआई एक नई क्षमता की घोषणा नहीं कर रहा है, यह एक ग्राहक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। केस स्टडी में कोई कन्वर्जन लिफ्ट, बचाए गए घंटे, कैंपेन गिनती या विस्तृत एकीकरण डिजाइन नहीं है। यह हमें बताती है कि ज़ैपियर ने कार्य को कैसे समूहित किया, लेकिन यह नहीं बताती कि लाभ कितने बड़े थे। यह एक पहचानने योग्य ऑटोमेशन कंपनी के अंदर अपनाने का साक्ष्य है, मापे गए परिणाम का प्रमाण नहीं। और समूहन अभी भी उपयोगी है। मार्केटिंग टीमें अक्सर फनल विश्लेषण, रचनात्मक उत्पादन और रिपोर्ट के लिए अलग-अलग एआई उत्पाद खरीदती हैं, फिर उनके बीच संदर्भ ले जाने में समय बर्बाद करती हैं। ज़ैपियर का उदाहरण सुझाव देता है कि चैटजीपीटी वर्क को एक साझा वातावरण के रूप में बेचा जा रहा है जहां संबंधित कार्य जुड़े रहते हैं। एक फनल समस्या कैंपेन सामग्री को प्रभावित कर सकती है और कैंपेन गतिविधि सभी संदर्भ को फिर से बनाए बिना रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकती है। ज़ैपियर के ऑटोमेशन व्यवसाय को देखते हुए इसकी आंतरिक स्वीकृति एक सामान्य प्रशंसापत्र से अधिक मायने रखती है, लेकिन इसे सफलता कहने से पहले मुझे आंकड़े चाहिए। क्या कम लीड गायब हुई? क्या कैंपेन तेजी से लॉन्च हुए? क्या स्वचालित रिपोर्ट ने काम कम किया या लोगों ने उन्हें ठीक करने में वह समय बिताया? ठोस समाचार अधिक संकरा है। ज़ैपियर की मार्केटिंग टीम ने 3 जुड़े हुए चरणों में आवर्ती कार्य को चैटजीपीटी वर्क में स्थानांतरित कर दिया है। यह सार्थक अंगीकरण है, बस मापी गई विजय परेड नहीं। वर्जिन अटलांटिक चैटजीपीटी वर्क को ग्राहक यात्रा के लिए जिम्मेदार टीमों के सामने रख रहा है। एयरलाइन का कहना है कि कर्मचारी इसका उपयोग शोध, उत्पाद योजना और निर्णयों के लिए करते हैं, जिससे यात्री के अनुभव में जानकारी आपस में जुड़ती है। उत्पाद, मार्केटिंग और सेवा कर्मचारी एक ही तस्वीर में योगदान दे सकते हैं, विभागीय टुकड़ों से इसे दोबारा बनाने के बजाय। यह किसी यात्री उन्मुख यात्रा बॉट से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। वर्जिन अटलांटिक पर्दे के पीछे से शुरू कर रही है,
जहां टीमें तय करती हैं कि अनुभव कैसा होना चाहिए। एक साझा वर्कस्पेस शोध, सेवा फीडबैक और योजनाओं को जोड़ सकता है, इससे पहले कि कोई यात्री जनरेटेड आउटपुट देखे। लेकिन कंपनी ने बचाए गए समय या सुधरे निर्णयों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हैं। तो पिच के नीचे संगठनात्मक सवाल क्या है? क्या टीमें एक ही जानकारी तक पहुंच सकती हैं और उसे समझ सकती हैं? सेवा रिकॉर्ड, मार्केटिंग डेटा, शोध और योजनाएं अलग अलग अनुमतियां और परिभाषाएं लेकर आ सकती हैं। ChatGPT वर्क एक आम सतह प्रदान कर सकता है, लेकिन यह खंडित डेटा या अस्पष्ट स्वामित्व को ठीक नहीं कर सकता। दस्तावेजों को जोड़ने से असहमति सामने आ सकती है, समाधान नहीं। सॉफ्टवेयर किसी और चार्ट को प्रेरणादायक नज़दीकी से ठीक नहीं कर सकता। एक एयरलाइन असामान्य रूप से संवेदनशील यात्रा और पहचान डेटा भी संभालती है, इसलिए उपयोगी वर्कस्पेस को एक्सेस सीमाओं का सम्मान करना होगा, फिर भी पर्याप्त संदर्भ जोड़ना होगा जो मदद कर सके। यह ज़ैपियर के उपयोग पर बनता है। दोनों जुड़ी गतिविधियों के बीच ChatGPT वर्क को रखते हैं, अलग प्रॉम्प्ट बॉक्स के रूप में नहीं। ज़ैपियर फनल एनालिसिस, अभियानों और रिपोर्टिंग को जोड़ता है, वर्जिन अटलांटिक शोध, योजना और निर्णयों को जोड़ता है। दोनों कठोर मैट्रिक्स प्रदान नहीं करते। क्या परिणाम निर्णयों में सुधार करता है? यह अभी भी एक्सेस, डेटा गुणवत्ता और मानवीय निर्णय पर निर्भर करता है। विश्वसनीय अगला साक्ष्य छोटी शोध अवधियां, कम डुप्लीकेटेड हैंड और उदाहरण होंगे जहां जुड़ा संदर्भ एक ठोस ग्राहक निर्णय बदल दे। मिस्ट्रल इन रीजन इन्फरेंस, ओपनवेट मॉडल और नए यूरोपीय कंप्यूटिंग क्षमता को जोड़ रहा है जो दीर्घकालिक उपयोग के लिए है। वे इस बंडल को सॉवरेन स्टैक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन रीजन इन्फरेंस अनुरोधों को संबंधित भूगोल के भीतर रखता है, जबकि ओपनवेट संगठनों को लाइसेंसिंग और तकनीकी आवश्यकताओं के अधीन मॉडल का निरीक्षण या होस्ट करने की अनुमति देते हैं। सॉवरेन एक डेटा सेंटर के चारों ओर लिपटा झंडा लग सकता है, लेकिन चिंताएं ठोस हैं। सरकारें और नियमित कंपनियां इस बात पर ध्यान देती हैं कि जानकारी कहां प्रोसेस होती है, कौन से कानून इसकी गवर्निंग करते हैं, बुनियादी ढांचे पर कौन नियंत्रण रखता है, और क्या वे तब भी काम करना जारी रख सकती हैं जब कोई विदेशी प्रोवाइडर नियम बदल दे। मिस्ट्रल का कहना है कि वे मॉडल, होस्टिंग और क्षमता को एक साथ संबोधित कर सकते हैं। जब तक मिस्ट्रल अधिकार क्षेत्र, बुनियादी ढांचा विवरण और ग्राहक प्रतिबद्धताओं के नाम नहीं लेता, तब तक मुझे पूर्ण संप्रभुता की पिच पर भरोसा नहीं है। यूरोप एक इंटरचेंजेबल कानूनी क्षेत्र नहीं है। डेटा स्थान आवश्यकताएं अलग अलग हैं और सेल्फ होस्टिंग पर्याप्त परिचालन लागत बनाता है। घोषणा एक रोड मैप प्रदान करती है, यह सबूत नहीं कि हर संगठन तुरंत उत्पादन वर्कलोड को एक आदर्श स्थानीय सेटअप में ले जा सकता है। खरीदारों को मॉडल अपडेट, सेवा उपलब्धता, घटना प्रतिक्रिया और विफलताओं के दौरान वर्कलोड सीमाओं को पार करने पर स्पष्टता की भी जरूरत होगी। फिर भी मिस्ट्रल केवल स्कोर पर नहीं, बल्कि नियंत्रण पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। एक सार्वजनिक एजेंसी निरीक्षण योग्य वेट और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को महत्व दे सकती है, भले ही दूसरा मॉडल बेंचमार्क में आगे हो। विशिष्ट क्षेत्र, उपलब्ध क्षमता, अनुबंध और हस्ताक्षरित परिनियोजन तय करेंगे कि क्या बंडल प्रोक्योरमेंट बदलता है। यह एनवीडिया के स्थानीय प्रयास से अलग पैमाने पर जुड़ता है, वर्कस्टेशन पर नियंत्रण बनाम क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे में नियंत्रण। अगर मिस्ट्रल स्पष्ट परिचालन प्रतिबद्धताओं के तहत उन परतों को जोड़ सकता है, तो सॉवरेंटी मार्केटिंग लेबल के बजाय परिनियोजन संपत्ति बन जाती है। गिटहब एंटरप्राइज सर्वर 3.22 एक रिलीज कैंडिडेट के रूप में उपलब्ध है। गिटहब के सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म के लिए सामान्य उपलब्धता से पहले का प्रीव्यू स्टेज। घोषणा एक विशिष्ट क्षमता को उजागर करती है। एडमिनिस्ट्रेटर डिप्लॉयमेंट के अंदर कोपायलट CLI कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
यह उन संगठनों को गिटहब एंटरप्राइज सर्वर चलाने वालों के लिए उनके वातावरण के भीतर कोडिंग टूल के लिए एक प्रबंधन सतह प्रदान करता है। स्रोत व्यापक प्लेटफॉर्म क्षमताओं का उल्लेख करता है, लेकिन उपलब्ध सारांश में उन्हें सूचीबद्ध नहीं करता, इसलिए बड़े व्यवहार या एकीकरण परिवर्तनों का दावा करने का कोई आधार नहीं है। एक रिलीज कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेटरों को ब्रांच को प्रोडक्शन रेडी मानने से पहले अपग्रेड, नीतियों और एकीकरणों का परीक्षण करने का समय भी देता है। वह प्रीव्यू लेबल मायने रखता है क्योंकि गिटहब एंटरप्राइज सर्वर उन कंपनियों की सेवा करता है जो सोर्स होस्टिंग को ऑन प्रेमिसेस या प्राइवेट क्लाउड में रखती हैं। उन वातावरणों में अक्सर सार्वजनिक सेवा की तुलना में कड़े प्रशासनिक नियंत्रण होते हैं। कोपायलट CLI कॉन्फ़िगरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर स्तर पर दिखना उस वास्तविकता को दर्शाता है। एक एंटरप्राइज केंद्रीय रूप से प्रबंधित सेटिंग्स चाहता है जो एक्सेस और प्रोविजनिंग के आसपास हों, न कि हर डेवलपर को स्वतंत्र रूप से इम्प्रोविजेशंस करने दें। लेकिन नहीं, शीर्षक सटीक अनुमति व्यवहार, सुरक्षा परिवर्तनों या संगतता विवरण स्थापित नहीं करता। गिटहब के रिलीज नोट्स को उस नामित क्षमता से परे कुछ भी ले जाना होगा। ठोस समाचार यह है कि सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म के लिए एक रिलीज कैंडिडेट और कोपायलट CLI के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगरेशन सतह हमारे लिए बाकी का आविष्कार करने के लिए कोई खाली चेक नहीं। इसे मूल्यांकन करने वाली टीमों को सामान्य उपलब्धता से पहले उम्मीदवार की तुलना उनकी मौजूदा प्रमाणीकरण और नेटवर्क सीमाओं से करनी चाहिए। 10 सितंबर निश्चित तारीख है। गिटहब हर गिटहब कोपायलट अनुभव से मैं कोड 1 फ्लैश को सेवानिवृत्त करेगा और मैं कोड 1.1 फ्लैश को उत्तराधिकारी के रूप में नामित करेगा। क्या नोटिस में कुछ और छिपा है? नहीं। गिटहब की 11 अगस्त की पोस्ट सेवानिवृत्ति तिथि बाहर जाने वाला मॉडल और सुझाई गई प्रतिस्थापन प्रदान करती है। यह कोई बेंचमार्क आंकड़े, मूल्य निर्धारण, संदर्भ लंबाई या विस्तृत संक्रमण व्यवहार प्रदान नहीं करती, इसलिए कैलेंडर ही समाचार है। जो भी कोपायलट सेटअप स्पष्ट रूप से पुराने मॉडल का चयन करता है, उसे कट ऑफ पर बदली हुई उपलब्धता सीमा का सामना करना होगा। स्वचालित रूटिंग का उपयोग करने वाले वर्कफ्लो अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन नोटिस यह नहीं बताता कि कैसे। और हालांकि उत्तराधिकारी का एक अलग घोषणा है जिसमें नेटिव विजन है, यह डेप्रिसिएशन नोटिस प्रदर्शन समतुल्यता स्थापित नहीं करता। गिटहब कह रहा है कि कौन सा मॉडल पुराने विकल्प की जगह लेता है, यह साबित नहीं कर रहा कि वे समान रूप से व्यवहार करते हैं। जिन टीमों का आंतरिक मार्गदर्शन बाहर जाने वाले मॉडल के आधार पर बना है, उनके पास अब उस मार्गदर्शन की समीक्षा करने के लिए एक सीमित खिड़की है जो होस्टेड सुविधा और मॉडल चर्न के बीच तनाव को उजागर करता है। कोपायलट जल्दी से मॉडल जोड़ सकता है, लेकिन एक नामित निर्भरता एक निश्चित समय पर गायब हो सकती है। गिटहब ने कम से कम एक तारीख और प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी प्रदान किया है, चुपचाप विकल्प हटाने के बजाय। असुविधाजनक हिस्सा यह है कि 1 महीने का मॉडल चयन अगले महीने की रखरखाव घटना बन जाता है। 10 सितंबर कोपायलट में पुराने फ्लैश मॉडल को समाप्त करता है। यह सहेजी गई प्राथमिकताओं, दस्तावेजीकरण, आंतरिक तुलनाओं और किसी भी कार्य को प्रभावित कर सकता है जो स्पष्ट रूप से नामित विकल्प के आधार पर बना है। एक सार्थक गुणवत्ता तुलना उत्तराधिकारी की प्रकट क्षमताओं और देखे गए उपयोग से आनी चाहिए, दशमलव से जुड़े अनुमानों से नहीं। सुविधाजनक रूप से उत्तराधिकारी के पास एक बहुत स्पष्ट नई क्षमता है। नोटिस उपयोगी इसलिए है क्योंकि यह अस्पष्ट चर्न को एक समय सीमा में बदल देता है जिसके आसपास संगठन योजना बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट मैक कोड 1.1 फ्लैश गिटहब कोपायलट में अपने साथ नेटिव विजन सपोर्ट के साथ आ रहा है। कोडिंग मॉडल टेक्स्ट और कोड के अलावा इमेजेस की व्याख्या कर सकता है। एक डेवलपर एरर स्क्रीनशॉट, इंटरफेस मॉकअप
या हाथ से बना डायग्राम प्रदान कर सकता है बिना हर विजुअल विवरण को प्रोज में अनुवाद किए। माइक्रोसॉफ्ट ने भी इम्प्रूव्ड कोडिंग क्वालिटी का दावा किया है, लेकिन घोषणा पूर्ण बेंचमार्क विवरण प्रदान नहीं करती। ठीक है, यह वास्तव में उपयोगी है। सॉफ्टवेयर काम अक्सर विजुअल साक्ष्य के साथ शुरू होता है, टूटा हुआ लेआउट, ब्राउजर एरर, डिजाइन एक्सपोर्ट या व्हाइट बोर्ड स्केच। इमेज और कोड को एक ही बातचीत में रखने से लॉसी मैनुअल विवरण से बचा जा सकता है। यह गिटहब को सेवानिवृत्त हो रहे मॉडल से उपयोगकर्ताओं को दूर करने के लिए संदर्भ भी देता है, हालांकि डिप्रीशिएशन नोटिस समान व्यवहार का वादा नहीं करता। मैं अभी भी किसी इमेज की जांच करना और सॉफ्टवेयर ठीक करना अलग रखूंगा। एक स्क्रीनशॉट ओवरलैप तो दिखा सकता है, लेकिन उस स्टाइल रूल, ब्राउजर कंडीशन या स्टेट ट्रांजिशन को नहीं बता पाएगा जो उसका कारण है। एक मॉकअप कंपोनेंट को गाइड तो कर सकता है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी या हर रेस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करेगा। विजन सबूत देता है, यह पिक्सल को पूरी जरूरतों में नहीं बदलता और न ही ब्रॉडर क्वालिटी क्लेम प्रूव करता है। सबसे मजबूत वर्कफ्लो इमेज को रिपोजिटरी कॉन्टेक्स्ट, रनटाइम आउटपुट और रिप्रोड्यूसिबल टेस्ट से जोड़ेगा, स्क्रीनशॉट को पूरी बग रिपोर्ट मानने के बजाय। लेकिन अब मॉडल एक्चुअल स्क्रीन के बगल में रिलेवेंट कोड पर भी बात कर सकता है। विजुअल बग रिपोर्ट इससे शुरू हो सकती है कि क्या हुआ, और डायग्राम उन रिलेशनशिप को क्लियर कर सकता है जिन्हें लाइन बाय लाइन बताना अजीब होता है। रोलआउट स्टेजड हो सकता है। नेटिव इमेज अंडरस्टैंडिंग वेरिफाइड एडिशन है, ब्रॉडर क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट का क्लेम बना हुआ है। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं है, यह कोपायलट के अंदर एक नया इनपुट मॉड है। यह इंटरफेस रिग्रेशन, जेनरेटेड चार्ट, आर्किटेक्चर स्केच और इमेज के रूप में कैप्चर किए गए लॉग के लिए खासकर उपयोगी हो सकता है, बशर्ते यूजर्स फिर भी रिजल्टिंग कोड चेंज वेरीफाई करें। एमी एक टेक्स्ट मेडिकल डायलॉग सिस्टम के तौर पर शुरू हुई। गूगल का रिसर्च अब इसे रियल टाइम क्लिनिकल वीडियो कन्वर्सेशन में बढ़ा रहा है, जहां यह किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज, टाइमिंग और टोन को प्रोसेस करता है, जबकि लाइव जवाब देता है। यह इंटरैक्शन को अमीर और ज्यादा डिमांडिंग दोनों बनाता है। पॉज, एक्सप्रेशन, हेजिटेशन और लैटेंसी सब एक कंसल्टेशन को शेप कर सकते हैं। गूगल एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी का वर्णन करता है, लेकिन यह असली मरीजों के साथ नहीं, सिमुलेटेड सेटिंग्स में हुई। वह बाउंड्री सेंट्रल है। एक कंट्रोल कंसल्टेशन दिखा सकता है कि एआई कन्वर्सेशन बनाए रखता है और ऑडियो विजुअल क्यूज पर रेस्पॉन्ड करता है। यह उस केयर को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता जिसमें असली बीमारी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इमरजेंसी, कंसेंट और अकाउंटेबिलिटी शामिल हो। वीडियो उन लोगों की मदद कर सकता है जिन्हें डिटेल्ड हिस्ट्री टाइप करने में दिक्कत होती है, लेकिन यह किसी को गलत समझने के ज्यादा तरीके बनाता है और ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन की जरूरत बनाता है। माथे की शिकन दर्द, कंफ्यूजन, बैड लाइटिंग या क्लिनिकली रिलेवेंट कुछ नहीं को रिफ्लेक्ट कर सकती। टोन में बदलाव मायने रख सकता है, या यह बैकग्राउंड नॉइज और नेटवर्क डिले हो सकता है। लो लेटेंसी कन्वर्सेशन में सुधार करती है, फिर भी कॉन्फिडेंट स्पीड क्लिनिकल एक्यूरेसी नहीं है। सिस्टम को कॉन्टेक्स्ट भी मेंटेन रखना होगा जब ऑडियो और वीडियो लगातार आते रहें, जो कंप्लीटेड टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का जवाब देने से अलग तकनीकी बोझ है। बिल्कुल, लोगों को एक रियलिस्टिक कंसल्टेशन करना को मरीजों को ट्रीट करने के लिए तैयार होना में नहीं गिरना चाहिए। गूगल ने एमी को अमीर सिमुलेटेड एक्सचेंजेस हैंडल करते हुए दिखाया है। उसने ऑटोनॉमस क्लिनिकल अथॉरिटी या कोई पार्टिकुलर रियल वर्ल्ड एरर रेट इस्टेब्लिश नहीं किया है। डाइवर्स पार्टिसिपेंट्स, प्रोफेशन कंपैरिजन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, प्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन और गलतियों की जिम्मेदारी अभी भी ओपन है। काम रोमांचक इसलिए है क्योंकि लाइव क्लिनिकल कॉन्वर्सेशन मुश्किल है और उसी वजह से चिंताजनक भी।
एक वीडियो सिस्टम चेहरा देखता है और डिस्ट्रेस सुनता है, जो मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस को ज्यादा पर्सवेसिव बना सकता है। यह एक रिसर्च माइलस्टोन है, रूटीन केयर में आने वाला डिजिटल डॉक्टर नहीं। कोई भी प्रैक्टिकल रोल तब तक क्लियर एस्केलेशन टू क्लिनिशियंस की जरूरत होगी जब तक सिग्नल अम्बिगुअस हो या रिस्क हाई हो। LTX 2.5 एक्सेलरेटेड लोकल वर्कफ्लोज के लिए एक ओपनवेट्स वीडियो मॉडल लाता है। इसकी पब्लिश्ड कैपेबिलिटीज में 6.8 सेकंड तक के क्लिप्स, नेटिव मल्टी-शॉट जनरेशन और कम्फी यूआई सपोर्ट शामिल हैं। कम्फी यूआई जनरेशन और मीडिया प्रोसेसिंग स्टेप्स को रीयूजेबल विजुअल वर्कफ्लोज में कनेक्ट करता है। मल्टी शॉट जनरेशन मॉडल को हर क्लिप को आइसोलेटेड मानने के बजाय एक सीक्वेंस प्रोड्यूस करने देता है। यह कंपेलिंग है क्योंकि वीडियो क्रिएशन का मतलब अक्सर होस्टेड जनरेटर्स, एडिटर्स और प्रोसेसिंग टूल्स के बीच बाउंस करना होता है। ओपन वेट्स जनरेशन कहाँ चलता है, इस पर ज्यादा कंट्रोल देते हैं, जबकि कम्फी यूआई मॉडल को एक मॉड्यूलर मीडिया इकोसिस्टम में रखता है। 6.8 सेकंड की सीलिंग फिल्म नहीं बनाती, लेकिन मल्टीपल शॉट स्टोरीबोर्ड, ट्रांजिशन, एडवर्टाइजमेंट और प्रीविजुअलाइजेशन बनाने में मदद कर सकते हैं, जहां कंटिन्यूटी मायने रखती है। सोर्स हर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, लाइसेंस कंडीशन या प्रोडक्शन क्वालिटी क्लेम इस्टेब्लिश नहीं करता। एनवीडिया एक्सेलरेशन हर कार्ड पर अच्छा चलना नहीं है और लोकल वीडियो को मेमोरी की भारी जरूरत हो सकती है। ओपन वेट्स एक्सेस और इंस्पेक्टेबिलिटी में सुधार करते हैं। वे चीप ऑपरेशन, फास्ट आउटपुट या कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स गारंटी नहीं करते। एक्चुअल थ्रूपुट रेजोल्यूशन, प्रिसिजन, मेमोरी और जनरेशन के आसपास वर्कफ्लो पर निर्भर करेगा। एनवीडिया का लोकल एआई अभियान अब कुछ ठोस रखता है। एक क्रिएटर एडिटेबल कम्फी यूआई नोड्स को सेव कर सकता है और होस्टेड सर्विस को केंद्र में रखे बिना छोटी मल्टीशॉट सामग्री जनरेट कर सकता है। ड्यूरेशन, हार्डवेयर की जरूरतें और कंटिन्यूटी सीमाएं बनी हुई हैं। नेमोट्रॉन लाइटनिंग बार बार होने वाले एजेंट काम को टारगेट करता है। LTX 2.5 क्रिएटिव प्रोडक्शन को टारगेट करता है। साथ मिलकर वे बताते हैं कि एनवीडिया एक हेरोइक मॉडल की जगह इकोसिस्टम पर जोर क्यों दे रहा है। एडिटेबल ग्राफ मायने रखता है क्योंकि जनरेशन प्रॉम्प्ट्स, रेफरेंस इमेजेस, अपस्केलिंग, कलर वर्क और एक्सपोर्ट में से एक रिप्रोड्यूसिबल स्टेज बन जाता है, डिस्पोजेबल वेब इंटरैक्शन की जगह। केरेक्स एक रेडियोलॉजी रिसर्च अप्रोच है जिसका मकसद विजन लैंग्वेज मॉडल्स को प्लॉजिबल रिपोर्ट से आगे ले जाना है। यह चेस्ट एक्सरेज और क्लिनिकल लैंग्वेज को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सिग्नल्स, डिजायर्ड रीजनिंग के अनुरूप रिवॉर्ड्स, कैलिब्रेटेड प्रिडिक्शंस और मेजरमेंट टूल्स के साथ जोड़ता है। कैलिब्रेशन का मतलब है कि कॉन्फिडेंस का मतलब यह होना चाहिए कि मॉडल कितनी बार सही है। यह मायने रखता है क्योंकि मेडिकली फ्लुएंट लैंग्वेज फिर भी खतरनाक रूप से गलत हो सकती है। मुझे यह पसंद है कि रिसर्च यूजफुलनेस की ओर लक्ष्य करता है, एलोक्वेंस की जगह। रेडियोलॉजी में फाइंडिंग्स, मेजरमेंट्स, कंपैरिजंस और अनसर्टेनिटी शामिल हैं। एक मॉडल जो पॉलिश्ड प्रोज लिखता है लेकिन मेजरमेंट बना देता है, उस मॉडल से बदतर है जो स्वीकार करता है कि वह नहीं बता सकता। केआरएक्स रिलेटेड क्लिनिकल टास्क से गाइडेंस और मेजरमेंट टूल्स का उपयोग करता है जब किसी सवाल का जवाब क्वांटिटेटिव चाहिए। यह उसे एविडेंस की ओर ले जाता है, उस लैंग्वेज की जगह जो बस क्लिनिकल सुनाई देती है। क्लिनिकली यूजफुल लक्ष्य है, डिप्लॉयमेंट स्टेटस नहीं। केरेक्स को अनसुपरवाइज्ड डायग्नोसिस के लिए तैयार मानने का कोई आधार नहीं है। चेस्ट एक्सरेज इक्विपमेंट, पोजिशनिंग, पॉपुलेशंस और सेटिंग्स से बदलती हैं, तो कैलिब्रेशन दूसरी जगह कमजोर हो सकती है। टूल यूज एक और डिपेंडेंसी जोड़ता है। मॉडल को सही टूल चुनना होगा, सही रीजन पर अप्लाई करना होगा और रिजल्ट को इंटरप्रेट करना होगा। एक प्रेसाइज मेजरमेंट फिर भी गलत स्ट्रक्चर से जुड़ी हो सकती है।
एक्सटर्नल वैलिडेशन जरूरी है क्योंकि एक हॉस्पिटल की इमेजेस से सीखा कॉन्फिडेंस स्कोर दूसरी हॉस्पिटल के डिवाइसेस और पेशेंट मिक्स में साफ साफ ट्रांसफर नहीं हो सकता। यह एमी के साथ अच्छी तरह जोड़ता है। एमी रियल टाइम ह्यूमन सिग्नल्स जोड़ता है। केयरएक्स इमेज रीजनिंग को मेजरेबल और अनसर्टेनिटी अवेयर बनाने की कोशिश करता है। दोनों मानते हैं कि मेडिकल एआई को फ्लुएंट टेक्स्ट से ज्यादा चाहिए। कोई भी क्लिनिशियंस प्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन या अकाउंटेबिलिटी को हटाता नहीं। निर्णायक सवाल यह है कि क्या गेन्स विविध कंडीशंस में बनी रहती हैं बिना ऑटोमेशन बायस बढ़ाए। बेटर टूल्स अनसर्टेनिटी को देखना आसान बनाना चाहिए, सिर्फ रिपोर्ट्स को ज्यादा सर्टन सुनाना नहीं। एक यूजफुल सिस्टम एक रेडियोलॉजिस्ट को फाइंडिंग के पीछे के एविडेंस की जांच करने और पहचानने में मदद करेगी कि मॉडल की कॉन्फिडेंस कब खराब सपोर्टेड है। 3 रिपोजिटरीज ध्यान खींच रहे हैं। कड्स का नैनोबॉट एक सेल्फ होस्टेड पाइथन एजेंट फ्रेमवर्क है जिसमें वेब इंटरफेस, टूल्स, मेमोरी, ऑटोमेशन, मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज, चैट एप्स और मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सपोर्ट है। नैनोबॉट में लगभग 46,884 स्टार्स हैं। जुलाई में 0.3 रिलीज हुआ और 12 अगस्त को अपडेट हुआ। इसकी अपील एक लाइटवेट पैकेज में ब्रॉड फंक्शनैलिटी है। कोड बेस मेमोरी एमसीपी और फास्ट एमसीपी टूल लेयर पर अपोजिट डायरेक्शंस से अप्रोच करते हैं। कोड बेस मेमोरी एक परसिस्टेंट कोड नॉलेज ग्राफ बनाता है और लगभग 38,653 स्टार्स है, 30 दिनों में 7,799 की वृद्धि के साथ। इसके मेंटेनेंस 158 लैंग्वेज सपोर्ट, सब-मिली सेकंड क्वेरीज और 99% कम टोकन्स का दावा करते हैं। उन दावों की इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन जरूरी है। फास्ट एमसीपी में लगभग 27,187 स्टार्स हैं और 30 दिनों में 1,000 से थोड़ा ज्यादा बढ़ा। एक कोड अंडरस्टैंडिंग देता है, दूसरा पाइथन डेवलपर्स को एमसीपी सर्वर्स और क्लाइंट्स बनाने में मदद करता है। साथ मिलकर वे एक एजेंट एनवायरनमेंट, ड्यूरेबल रिपोजिटरी कॉन्टेक्स्ट और एक पाइथन टूल इंटरफेस की तरह दिखते हैं। वे MCP कंपैटिबल सिस्टम्स की सेवा कर सकते हैं, जिसमें टर्मिनल बेस्ड AI कोडिंग एजेंट क्लॉड कोड और टर्मिनल बेस्ड कोडिंग एजेंट कोडेक्स शामिल हैं। एक शेयर्ड प्रोटोकॉल इंटरऑपरेबिलिटी की गारंटी नहीं देता, लेकिन ओपन सोर्स वर्क रीयूजेबल टूल कनेक्शंस की ओर कन्वर्जिंग है। नैनोबॉट का स्टार काउंट सेल्फ होस्टेड एजेंट्स के लिए एपेटाइट दिखाता है, जबकि कोडबेस मेमोरी का गेन परसिस्टेंट रिपोजिटरी अंडरस्टैंडिंग की मांग की ओर इशारा करता है। नेमोट्रॉन 3.5 लाइटनिंग चयनित मॉडल है, एक खुला एनवीडिया मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स सिस्टम जिसमें 30 अरब कुल में से 3 अरब सक्रिय पैरामीटर और ओपन राउटर के जरिए 262,144 टोकन का संदर्भ विंडो है। एनवीडिया इसे उच्च थ्रूपुट एजेंटों और विशेष कार्यों के लिए तैनात करता है। उल्लेखनीय संयोजन है छोटा सक्रिय फुटप्रिंट, लंबा संदर्भ और सीधा होस्टेड एक्सेस। यह साबित नहीं है कि यह भारी रीजनिंग मॉडल से बेहतर है। मिनीमैक्स H3 एक खुला मीडिया जनरेशन मॉडल के रूप में ट्रेंड कर रहा है, जिसमें 3,653 लाइक और 59,000 से अधिक डाउनलोड हैं। इसके कार्यों में टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, वीडियो टू वीडियो और वर्कफ्लो शामिल हैं, जो टेक्स्ट, इमेज या फुटेज से वीडियो और ऑडियो तैयार करते हैं। डिफ्यूजर्स और सेफटेंसर्स सपोर्ट इसे एक होस्टेड इंटरफेस के पीछे नहीं, बल्कि स्थापित खुले मॉडल पाइपलाइन के करीब रखते हैं। ठीक है, यह व्यापकता रोमांचक है। H3 कई इनपुट प्रकारों को ऑडियो विजुअल आउटपुट में बदल सकता है, एक संकरे रास्ते की जगह। स्थानीय ऑपरेशन अभी भी लाइसेंस, रनटाइम सपोर्ट और हार्डवेयर आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। डाउनलोड रुचि दिखाते हैं, गारंटीड प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं। LTX 2.5 के साथ साथ
यह दिखाता है कि खुला क्रिएटिव एआई अनुकूलनीय वीडियो और ऑडियो वर्कफ्लो में विस्तार कर रहा है। लिक्विड एआई का LFM 2.5-2.6 BGGUF हगिंग फेस पर ट्रेंड कर रहा है। 111,000 डाउनलोड पार कर चुका है, जो सामान्य स्थानीय रनटाइम के लिए एक कॉम्पैक्ट मॉडल है। इसे मिस्ट्रल के इनरीजन इन्फ्रेंस, खुले मॉडल और संप्रभु एआई के लिए नए यूरोपीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़े लिक्विड कंट्रोल डिवाइस के करीब रखता है, जबकि मिस्ट्रल इसे क्षेत्रीय स्केल पर प्रदान करने की कोशिश करता है। गिटहब का मैं कोड एक फ्लैश डिप्रीशिएशन दोनों का विपरीत बिंदु है। मॉडल 10 सितंबर को हर कोपायलट अनुभव को छोड़ देता है। मैं कोड 1.1 फ्लैश को इसका उत्तराधिकारी नामित किया गया है। लिक्विड का कॉम्पैक्ट स्थानीय पैकेज और मिस्ट्रल का क्षेत्रीय स्टैक दोनों जहां मॉडल चलते हैं उस पर कंट्रोल पर जोर देते हैं। गिटहब होस्टेड छोर पर ट्रेफ दिखाता है, सुविधाजनक एक्सेस, लेकिन उपलब्धता प्रोवाइडर की कैलेंडर का अनुसरण करती है। शोध, रिलीज, मॉडल और प्रोजेक्ट के पीछे के स्रोत विवरण के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। श्रोताओं को धन्यवाद। हम जल्द ही वापस आएंगे।